हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आइजर बार डिस्कशन में स्वागत है आपका। 24 अक्टूबर है आज और न्यूज़पेपर डिस्कशन को शुरू करते हैं। अच्छे अच्छे आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज का कोटेशन देखते हैं। द हार्ड डेज आर व्हाट मेक यू स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो ये कोटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कभी कभी आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि कभी ऐसे दिन आते हैं, ऐसा समय आता है जब बहुत मुश्किल लगता है और वो आपसे बीतता नहीं है। तो हमें हमेशा उसको एक पॉजिटिव एंगल से लेने की ज़रूरत होती है। ये भी एक तरीके का एटीट्यूड होता है, राइट। इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। दैट द हार्ड डेज आर व्हाट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो अगर हार्ड डेज, कठिन परिस्थितियाँ नहीं आएंगी तो क्या होगा, इंसान स्ट्रॉन्गर नहीं बन सकता, राइट। तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज आर्टिकल में दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक तो क्वाड के ऊपर है, एक एपीएमसी रिफॉर्म पर है। तो पहला आर्टिकल हम लोग राइडर्स टू द सी देखने वाले हैं। ये अरुण प्रकाश जी का आर्टिकल है। इसमें भी क्वाड का ही जिक्र हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ आर्टिकल डिस्कस किए हुए हैं क्वाड को लेकर के। अभी जो मुद्दा है मालाबार में ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट करने का, मालाबार एक्साइज में, वही इनका भी टारगेट है, बट इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट एंगल को यूज़ किया है। तो इनका मानना है कि नेवीज़ जो होती है बहुत ही फॉर्चुनेट होती है, आर्मीज़ और एयरफोर्स की तरह नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर जो आर्मीज़ और एयरफोर्स का काम है वो जब वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है तभी आता है। ज़्यादातर समय में जो पीस टाइम होता है उसमें नेवी को ज़्यादा काम दिया जाता है। तो एक तरीके से नेवी जो है काफ़ी फॉर्चुनेट है। और यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट्स भी दिए हैं कि कैसे ऐसा कहा गया है। सो दस द नेवी हैज़ ऑलवेज बीन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी एन इम्पॉर्टेंट एड्स डिप्लोमेसी इन पीस टाइम। तो नेवी का रोल इतना ज़्यादा होता है कि नेवी दो देशों के बीच का जो रिलेशन है उसकी डिप्लोमेसी में बहुत ज़्यादा काम कर सकती है ड्यूरिंग पीस टाइम। एंड दिस यूनिक एट्रीब्यूट ऑफ नेवीज इनेबल्स देयर यूज़ इन सपोर्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। तो ये जो तरीका है नेवीज़ का, या ये जो काम है, इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, जो फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं वहाँ पर इसको यूज़ किया जा सकता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए। कोई फ्रेंड कंट्री को मैसेज पहुंचाना हो तो मैसेज को डिलीवर करने में काम आता है। डिटरेंस और कोरिशन ऑफ द एडवर्सरीज, कोई ऐसी बैड सिचुएशन हो तो डिटर किया जा सकता है नेवी के माध्यम से, राइट। तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में भी एक तो हिमालय वाला पूरा रीजन है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई थी या अभी भी कुछ ना कुछ हैं। दूसरा जो मेरीटाइम डोमेन है वहाँ पर कैसे, किस तरीके से यूज़ करना है पावर्स को, ये बहुत ज़रूरी है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसके कैलकुलेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। एंड द रियलिटी इज़ दैट गिवन द ह्यूज इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल असिमेट्री बिटवीन China and India and active China-Pakistan nexus, the best that India hoped for a stalemate on its northern and western front। ध्यान दीजिएगा, नदर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट की बात हो रही है, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से जो एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। दूसरा, चाइना और पाकिस्तान का जो एक नेक्सस वहाँ पे क्रिएट हो गया है, उसको आज चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए। तो उस तरफ भी अटेंशन देना ज़रूरी है। अटेंशन हैज़ देयरफॉर बीन फोकस्ड ऑन द मैरीटाइम डोमेन वेयर इट इज़ बिलीव्ड दैट इंडिया मे हैव सम कार्ड्स टू प्ले। हाँ, लेकिन अगर हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं, ओशन में बात करते हैं, तो ऐसा लग सकता है कि इंडिया के पास कुछ कार्ड्स हैं प्ले करने के लिए। एक तरफ अगर हम नदर्न वेस्टर्न में जाते हैं तो वहाँ पे तो चाइना पाकिस्तान का नेक्सस है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भारत को थ्रेट मिलता रहता है और भारत की स्थिति भी वहाँ देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम मैरीटाइम डोमेन में बात करते हैं तो बिकॉज ऑफ अभी जो प्रेजेंट पूरा जो मुद्दा है क्वाड का, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि इंडिया सही गेम में है और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहा है। मालाबार एक्साइज में इनवाइट करना ऑस्ट्रेलिया को, और जब एक तो ये बायलैटरल था, बायलैटरल के बाद इसको ट्राइलेटरल बनाया गया 2015 में। ये सब बातें मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। और अब अगर ऑस्ट्रेलिया को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है तो पूरी तरीके से ये क्वाड स्पेसिफिक बन जाएगा। तो क्या ये फिर मालाबार एक्साइज रह जाएगा या फिर ये क्वाड का एक जो मिलिट्री वर्जन है वो क्रिएट हो जाएगा। सेकेंडली, इफ़ मालाबार 1992 वॉज एम्ब्लेमेटिक ऑफ द इंडियाज़ इमरजेंस, तो आपको याद होगा उस समय में जब मालाबार एक्साइज शुरू हुआ था तो उसके पहले भी कोल्ड वॉर का समय था
और उस समय में जो कंट्रीज़ थी वो किसी एक गुट में नहीं गई थी, जो नैम कंट्रीज़ थी वो किसी भी गुट में नहीं गई थी। लेकिन जब मालाबार को शुरू किया गया था 1992 में, तो ये किसके बीच में, यूएस और इंडिया के बीच में था। तो इस बार का जो मालाबार होगा 2020 में, अगर इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है तो ये क्या एक इम्प्रेशन को क्रिएट करेगा आगे चल करके। दूसरा कि क्या ये जो एक्सट्रीम वर्जन जिसको बार बार चाइना कहता है और चाइना के लिए कंसर्नफुल रहता है, क्वाड का अराइज होना, क्वाड का इंडो पैसिफिक रीजन में इतना आगे बढ़ना, क्वाड का जो इतना अग्रेशन है, क्या ये चाइना को हमेशा ऑब्वियसली थ्रेट पहुंचाता रहता है। तो इसको लेकर के क्या रुख हो सकता है चाइना का फॉर इंडिया विच फेस द मैसिव चाइनीज़ मिलिट्री मोबिलाइजेशन ऑन इट्स बॉर्डर। तो देखिए इंडिया तो चाइना को फेस कर ही रहा है, चाहे वो आपके लद्दाख वाले रीजन में हो, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में हो। तो मैसिव जो मिलिट्री मोबिलाइजेशन है या फिर टेरिटोरियल क्लेम है चाइना का, ये सब चाइना करता रहता है। तो इसके प्रिपरेशन के लिए भी कुछ काट तो होने चाहिए भारत के पास। मालाबार इज़ द कोड नेम गिवन टू द नवल एक्सरसाइज क्वाडलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और क्वाड। तो मालाबार में अब यही चारों देश हैं जो कि क्वाड में देश हैं। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड को भी डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो देश इन्होंने कोऑपरेशन शुरू कहाँ से किया, कहाँ से ये यही चार देश हैं जो साथ आए और साथ आकर के इन्होंने काम को शुरू किया और फिर ये क्वाड में परिवर्तित हुआ। तो आपको याद होगा मैंने एक बार बताया था 2004 में जब सुनामी आए थे, तो सुनामी आने के बाद जो इन्होंने एक रिलीफ मेजर्स के तौर पे चारों ने मिलकर के काम किया था और बहुत अच्छा काम किया था। सबसे पहले यही देश थे, चाइना तब नहीं आया था आगे, यही सारे देश थे जिन्होंने जो भी अफेक्टेड कंट्रीज़ थे सुनामी से, उनको बचाने में, रेस्क्यू मेजर्स में काफ़ी ज़्यादा काम किया था। और उसके बाद से ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि हाँ, ये जो ग्रुपिंग है इसको आगे और फॉर्मलाइज़ किया जा सकता है, और तब इसको क्वाड की तरह बनाया गया था। और अब धीरे धीरे इस क्वाड का और ज़्यादा एक्सपेंशन कहीं ना कहीं हो रहा है। अब क्वाड प्लस की भी बात हो रही है, आपको याद होगा साउथ कोरिया को जोड़ने की बात हो रही है, क्वाड प्लस की बात हो रही है। और ये जो ग्रुप है ये क्यों ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है, बट जो मेजर कंसर्न है वो है टू काउंटर चाइना और चाइना के डोमिनेंस को इंडियन ओशन रीजन में, साउथ चाइना सी में कम करना, और ये अगर थ्रेटफुल है तो उसको काउंटर करना इसका उद्देश्य है। क्योंकि चाइना का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, उसको वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर की तरह बनता जा रहा है। कि कहीं पर भी जाकर के पोर्ट को डेवलप करना, प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, और इन सब के थ्रू जो देश हैं उनको डेड बर्डन में डालना, इकोनॉमिक डोमिनेंस में डालना, ये बहुत किया जा रहा है। और ऑन द अदर हैंड क्या है कि जो नेशंस हैं वो भी चाइना के साथ अपने रिलेशन को ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं, बिकॉज जाहिर तौर पर किसी के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो जो बाकी देश हैं वो भी इसको नकारते नहीं हैं। भले ही बाद में अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो फेस है वो क्लियर हो रहा है चाइना का, कहीं पर डेड बर्डन हो रहा है, कहीं पर डोमिनेंस बढ़ रहा है चाइना को, तो अब उनको समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो रही हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी चाइना के साथ रिलेशन को ख़राब नहीं करना चाह रहा है। एंड दैट चाइना's hegemony urge there is a need for affected nations to come together to show their solidarity and determination in the common cause। तो अब यहाँ पे चाइना क्या करेगा, उन देशों से अर्ज कर सकता है अगेंस्ट क्वाड, कि क्वाड एक तरीके से डेंजर क्रिएट कर देगा और ये सारी चीज़ें, तो उसको आप यहाँ पे काउंटर करो, इस तरीके की चीज़ें अर्ज कर सकता है। फिर जो क्वाड की ग्रुपिंग है उसको एशियान नाटो बता दिया जाए, इस तरीके से एक थ्रेट पोज करने वाला ग्रुप बता दिया जाए। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो चाइना की तरह किया जा सकता है। देर आर म्यूटेड एक्सप्रेशन ऑफ द सेटिस्फैक्शन न्यू दिल्ली ऑन द 2 counts। अब देखिए इंडिया की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा बीका का भी जिक्र हुआ है। प्रोस्पेक्ट्स ऑस्ट्रेलिया बिलेटली ज्वाइनिंग द क्वाड एंड इंडिया साइनिंग बीका विद यूएस। तो ऑस्ट्रेलिया की जहाँ तक बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का अगर बैकग्राउंड देखेंगे थोड़ा सा पीछे जा कर के, तो भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते में थोड़ी सी दूरी आई थी 1998 के समय में। न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने भी सैंक्शन लगाया था, बैन किया था इंडिया को, और तब दोनों के बीच जो रिलेशंस थे वो ख़राब हुए थे। वहीं 2008 में विदड्रॉ कर लिया था फिर ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड से खुद को। तो ये जो कुछ स्टेप्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया ने लिए हैं। तो अभी अंदेशा ये है कि
चाइना फिर से प्रेशराइज कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जापान और ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं चाइना पे, और इसका एक यहाँ पे फ़ायदा चाइना उठा सकता है। To conclude, Indians, given our history, should never lose sight of the truism in international relations, that is, nearing the pursuit of the national interest that guides the action and policies of every nation। तो देखिए IR में कहा ही जाता है कि फ्रेंड्स और फो जो है वो चेंज होते रहते हैं, राइट। तो इसके लिए इन सारे मेजर्स को भी इंडिया को ध्यान में रखना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। अगला आर्टिकल देखते हैं। FPTC एक्ट विल put pressure on APMC market to become competitive। रमेश चंद का ये आर्टिकल है, फाइटिंग द फार्मर, फ्रीइंग द फार्मर। देखिए इस पर बहुत डिबेट चल रहा है कि जो अभी रिफॉर्म हुए हैं एग्रीकल्चर में उसका क्या है, उसका फ़ायदा हो रहा है फार्मर को कि उसका नुकसान हो रहा है। तो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेडिंग एंड कॉमर्स एक 2020 में जो लाया गया है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को एक तो क्लियर किया गया है, लेकिन कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है अमंग द स्टेक होल्डर्स, स्पेशली फार्मर इन सम स्टेट, और उनको ये बताया जा रहा है कि ये उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी बातें आगे नरेट की जा रही हैं। अब इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया है कि एग्जैक्टली क्या है, किस तरीके से है। फ्रॉम द 1960, अगर 1960 से हम देखते हैं तो कई सारे एफर्ट किए गए हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोटेक्ट करने में और आगे बढ़ाने में। उसी में आया आपका APMC एक्ट, और APMC एक्ट 1960 से चला आ रहा है। ऑल स्टेट एक्सेप्ट केरला, जम्मू कश्मीर एंड मणिपुर इनेक्टेड सच लॉ। ठीक है, तो बाकी सभी ने ही इसको इनेक्ट किया है, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो। APMC एक्ट मैंडेट दैट द सेल, क्या बोलता है APMC एक्ट, बोलता है कि जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं वो आपको मार्केट में ही जा कर के बेचनी होंगी। हाँ, इस एक स्पेसिफाइड मार्केट होता है जिसको मंडी कहा जाता है, राइट। तो उसी मंडी में जा कर के अपने प्रोड्यूस को बेचना होगा। प्रोड्यूसर, डीलर्स या फिर ट्रेडर सब वहीं पर जाएंगे, ठीक है, और सामान को वहीं पर खरीदेंगे, बेचेंगे। मतलब एक तरीके से किसानों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसके लिए किसानों को कहा गया आप मंडी में जाएं। ट्रेडर्स उनको एक्सप्लॉयट ना करें, इसलिए ट्रेडर्स को भी कहा गया कि आप मंडी में जाएं, और सरकार के दायरे में, जहाँ पे सरकार चीज़ों को रेगुलेट कर सकती हो, कंट्रोल कर सकती हो, और उसी को एक APMC मार्केट की तरह बनाया गया और वहीं पर ही कहा गया कि आप इसको खरीदिए बेचिए। तो इसका एक लिमिट तक फ़ायदा भी हुआ था। जो इनिशियल ईयर था उसने काफ़ी हेल्प किया था किसानों को टू रिमूव द माल प्रैक्टिस एंड फ्रीड द फार्मर फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेटिव पावर ऑफ द मिडिल मैन। तो इन सब चीज़ों से बचाया था, ठीक है, किसानों को। और गोल्डन पीरियड था APMC मार्केट का 1991 तक, जब तक LPG हमने लॉन्च नहीं किया था तब तक था। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, और 2006 तक में इसके बहुत सारे जो लॉसेस हैं वो दिखाई देने लग गए। इट हैड डिक्लाइन टू लेस देन 1/4 ग्रोथ इन क्रॉप आउटपुट आफ्टर विच वॉज नो फर्दर। तो उसके बाद से 1991 के बाद से फार्मर्स का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया, और फार्मर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उनका रेगुलेशन इतना बढ़ चुका था कि वो APMC मार्केट के बाहर कहीं सामान बेच नहीं सकते थे। और इस चक्कर में क्या हुआ, जो मिडिल मैन थे, मिडिल मैन ने उनका एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया, और फार्मर्स फिर एक्सप्लॉयटेटिव इसमें आ गए। सो पुअर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तो क्या था, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर हो गया काफ़ी ज़्यादा, और ज़्यादातर जो किसान हैं वो मंडी तक पहुंच ही नहीं पाते थे, क्योंकि उनके पास प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। गरीब किसान होते हैं तो वो अपने सामान को फिर आउटसाइड मार्केट बेचने लग गए, मंडी के बाहर, और लीगल तरीके से, और उनको वो प्रोड्यूस का दाम नहीं मिल पाया जो उनको मिलना चाहिए था। ओवर टाइम APMC मार्केट हैव बीन टर्न्ड इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। अब क्या हो गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइड करने वाला मार्केट था वो अब एक रेवेन्यू जनरेशन की तरह डेवलप हो गया, क्योंकि वहाँ पे मिडिल मैन का काम आ गया कि वो बिचौलिए की तरफ उनको पैसा लेना था, कमीशन लेना था। तो कमीशन चार्जेस लेना देना बिना किसी इम्प्रूवमेंट के, बिना किसी सर्विसेज के चालू हो गया APMC में, और ये क्या बन गया, एक रेवेन्यू जनरेट करने का जरिया बन गया। हरियाणा, पंजाब में जो मंडी फीस एंड रूरल डेवलपमेंट चार्जेस हैं फॉर वीट एंड नॉन बासमती राइस परचेज बाय FCI आर 4 to 6 times द चार्ज ऑफ बासमती राइस परचेज बाय द प्राइवेट प्लेयर। ठीक है, तो जो प्राइवेट प्लेयर जिस दाम में खरीदते हैं उससे कई गुना ज़्यादा दाम में FCI खरीदती है। मतलब कि जो किसान है उनका तो नुकसान हो रहा है, बिकॉज प्राइवेट प्लेयर तो सस्ते दामों में खरीद ले रहे हैं। तो इस तरीके का जो हैवी बर्डन है उनके ऊपर आना शुरू हो गया।
दीज ड्रॉबैक वर रिकॉग्नाइज बाय द एक्सपर्ट। और तब जा करके इतना डिबेट शुरू हुआ है पीएमसी को लेकर के कि इसको, इसके रेगुलेशन को हटाया जाए, ख़त्म किया जाए, मार्केट को फ्री किया जाए। और फिर जा करके धीरे धीरे इसमें चेंजेस आने शुरू हुए और तब जाके सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया। और सरकार के पास एक ही ऑप्शन बचा था कि वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रूट को यूज़ करके फार्मर को फ्री कर पाएँ। और तब ये जो अभी रिफॉर्म लाया गया है ये फार्मर को सीधे तौर पर फ्री करता है। और जिस तरीके से मिल्क वगैरह को बेचा जाता है आसानी से फ्री किया गया है, वैसे ही फिर बाकी प्रोड्यूसर्स को भी आउटसाइड द मार्केट अलाउ किया गया। एक्ट अलाउ ट्रांजैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ऑन प्रमोट ई कॉमर्स इन एग्रीकल्चर ट्रेड। और बाकी तो उसके कई सारे फ़ायदे हैं जो हमने डिस्कस किया हुआ है। सो देर इज़ नो थ्रेट फ्रॉम द FPTC एक्ट टू APMC मंडी। कोई थ्रेट APMC को इस एक्ट से नहीं है। ऐसा नहीं कि APMC ख़त्म हो जाएगा और फिर रेवेन्यू आना कम हो जाएगा बिल्कुल, और पूरी तरीके से मंडी ख़त्म हो जाएगी, ट्रेडर्स का कैप्चर हो जाएगा। ये सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इनका कहना है। द सेकेंड कैटेगरी के जो स्टेट हैं आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, वहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती हैं। परसेंट ऑफ वैल्यू प्रोड्यूस कमीशन वेरीज फ्रॉम 1 to 2%, 1 से 2% तक वहाँ पर बदलाव हो सकता है। एंड उत्तराखंड में भी कुछ बदलाव हो सकता है। तो ये कुछ डाटा फैक्ट हैं, उसको आप देख सकते हैं। पंजाब हरियाणा विल नॉट फेस एनी चैलेंज फ्रॉम सेल आउटसाइड द मंडी। तो बहुत सारी जगह पे जहाँ पे बाहर मंडी के बेचा जाएगा तो कोई चैलेंज उनके पास नहीं होगा। दूसरी बात है कि फार्मर को इससे काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम मिल गया, राइट। एंड कई सारे इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी जो इससे हो पाई है। डिस्कशन विद मंडी ऑफिशियल्स रिवील्स दैट द मैक्सिमम 1.5% टोटल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द मार्केट फी एंड द कमीशन आर एडिक्वेट टू मेंटेन द एंड रन मंडी। तो अब बहुत ही कम कॉस्ट की ज़रूरत है मंडी को रन करने के लिए, जो बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है। और यही सारी बातें इसमें कही गई हैं कि एक साथ अगर कोएग्जिस्ट करेगा APMC और प्राइवेट चैनल तो क्या करेगा, वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को बढ़ाएगा। ये बहुत अच्छा कंक्लूजन आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि अगर एट द सेम टाइम APMC मंडीज़ भी, इसको मंडी में जाके बेचना है वो मंडी में बेच दे, जिसको प्राइवेट प्लेयर को बाहर बेचना है, सही दाम मिल रहा है तो बाहर बेचे। तो एक तरीके से फ्रीडम होगा और ये क्या करेगा, कॉम्पिटिटिवनेस स्पिरिट को बढ़ाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है आगे आने वाले समय के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग।